थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं तो कर लें, 1-2 मिनट। क्या सर स्टार्ट करें। करें स्टार्ट। हाँ जी। नेक्स्ट पेज। हाँ जी, द कंडेंसेशन से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से पहले मैं कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, जिनमें एक कंडेंसेशन है और दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस है। कंडेंसेशन से क्या मुराद है? कंडेंसेशन से मुराद ये है कि व्हेन टू monomers join, hydroxyl group is removed from one hydrogen from one, and hydrogen is removed from the other monomer. It is called dehydration synthesis. इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर जब आपस में मिलेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। रिमूवल ऑफ वाटर है, इस वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में आप जब भी कंबाइन करते हैं मोनोमर्स को, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, चाहे हम इसमें हम जब उनको कंबाइन करते हैं तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है ना, आमतौर पे देखने को आता है। अच्छा, साथ में जी जी यहाँ पे जैसा कि आपने दिखाया हुआ है कि एक तरफ से हाइड्रोक्सल और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इसके नतीजे में ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं, ये कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर है। साथ में एक और प्रोसेस है, इसको इसकी तरफ जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू वन मोनोमर while हाइड्रोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू अदर मोनोमर। ये जो ऊपर इक्वेशन आपको बताई हुई है, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलें, रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं, जबकि हाइड्रोलिसिस में बड़े मॉलिक्यूल जो है उनको तोड़ा जाता है, और इसमें आप कहते हैं क्योंकि ये ब्रेक डाउन वाटर की मौजूदगी में होती है, इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। अच्छा, मजीद ये भी बताता चलूँ कि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है और कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिनमें दोनों में एंजाइम लाजमी तौर पर रिक्वायर होते हैं। मतलब आमतौर पे स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि शायद जब वो कोई सोल्यूशन बना रहे हैं किसी भी सल्यूट का, ठीक है, तो क्या हम उसको हाइड्रोलिसिस का नाम दे सकते हैं? नहीं, वो हाइड्रोलिसिस नहीं है। उस प्रोसेस को नाम ही डिसोल्यूशन का नाम दिया जाता है, मतलब सोल्यूशन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जो सोल्यूशन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस हाइड्रोलिसिस से क्या है, टोटली तौर पे डिफरेंट है। जहाँ पर एंजाइम रिक्वायर होते हैं, और एंजाइम की मौजूदगी में, जिस तरीके से प्रोटीएज है, लाइपेज है, इस तरह के एंजाइम, इनकी मौजूदगी में क्या किया जाता है, हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन की जाती है। अच्छा, एक और इससे ऊपर प्रोसेस बताया हुआ है फर्दर, एक और टर्म जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यूज हुई है। ठीक है, वैसे तो आप सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फेमिलियर हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक बार स्टडी करना मैंने सोचा कि ये इंतहाई ज़रूरी होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया हुआ है? स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इट्स नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये आप कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है? जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में, अगर ऑक्सीजन साथ वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होती है, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और मजीद यहाँ पर बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव शो किया हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव है, इसकी अट्रैक्शन या इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होती है
sum of the partial positive on हाइड्रोजन 1 एंड सेकंड एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम शो किए हुए हैं, इन पे जो पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, ये ओवरऑल हम कहते हैं इस अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका तस्वीर भी लाजमी तौर पर बायोकेमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से शो किया, डॉटेड लाइन से शो करने का मकसद भी यही है कि ये कोई बॉन्ड नहीं है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्शन है जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। फर्दर आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। जी, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। जो हमारा टॉपिक था आज का कार्बोहाइड्रेट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी टर्म्स है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं किसको है। यहाँ पर बाबर साहब थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग ये बात बताता चलूँ कि जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं या दे सकते हैं, तो अक्सर आंसर जो सुनने को मिलता है, स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये शर्त बताई जाती है। साथ में वाटर की शर्त बताई जाती है, जैसा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, सेम एटम की रेशो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है। और तीसरे नंबर पे कार्बन के एटलीस्ट 3 एटम। ठीक है, कहते हैं जो मॉलिक्यूल इन शराइत पर पूरा उतरता है उसको हम आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, एफएससी तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आपको ये बताता चलूं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो इन तीनों शराइत पे पूरा उतरते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जैसा कि लैक्टिक एसिड है, उसका फार्मूला लिखेंगे आपको पता चलेगा कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो है जो कि वाटर में मौजूद होती है। बाकी जो तीसरी शर्त भी है उस पर भी ये मॉलिक्यूल पूरा उतरता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एटम इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट को टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। मतलब इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल मौजूद होगा और साथ में एक टर्म यूज हुई है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद ये है कि दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो, साथ में एक एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, कभी भी आपसे पूछी जाए तो आपने ये डेफिनेशन आप तौर पे उसको बतानी होती है। खैर, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। मजीद अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में फर्दर बताया हुआ कि जो ग्लूकोज है वो हम कहते हैं कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन किसको कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन अगर हम किसी कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं, ग्लूकोज का देखें, फ्रक्टोज का देखें, वहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है और इसके अलावा हम कहते हैं साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल मौजूद है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी कार्बन भी दिखाई देती है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए है। इस कार्बन को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल कार्बन का। आप कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, शर्त है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, ओपन चेन स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का देखें, वहां पर आपको कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्डिंग जो है वो शो हुई है। इस कार्बन को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल कार्बन का। जी, ये जो आपने यहाँ पे ड्रा की है, इस कार्बन को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल कार्बन। फर्दर हम मजीद आगे स्ट्रक्चर आएंगे तो वहां पर भी हम इसको देख लेंगे। अच्छा, फर्दर हम कहते हैं यहाँ पे मोनोसेक्राइड के अंदर हमारे पास 2 तरह की शुगर है, एक एल्डो शुगर है और दूसरे नंबर पे हमारे पास कीटो शुगर है। अच्छा, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर ये आपको कार्बोनाइल कार्बन कहाँ पर दिखाई देती है, उस चेन के एंड पे दिखाई देती है। ठीक है, मतलब टॉप पे आमतौर पे आपको दिखाई देगी, तो इस शुगर को हम नाम देते हैं एल्डो शुगर का। क्या बताया मैंने कि जब कार्बोनाइल कार्बन बिल्कुल कॉर्नर पे मौजूद हो, टॉप पे मौजूद हो, तो ऐसी शुगर एल्डो शुगर कहलाती है।
और कीटो शुगर कौन सी है? कीटो शुगर वो शुगर है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन जो है वो कॉर्नर के अलावा यानी कि टॉप के अलावा किसी भी और पोजीशन पे मौजूद हो सकता है। आमतौर पे जो कार्बन नंबर 2 है कीटो शुगर में, ठीक है, तो वो कार्बोनाइल कार्बन होती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछता हूँ कि एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे वो बुक्स में पढ़ते हैं उस हिसाब से उन्होंने याद तो किया होता है कि हाँ जी ये वाली कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक है या ये वाली एसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन जब कंसेप्ट पूछा जाता है तो उसको इसका जो डीप कंसेप्ट है स्टूडेंट को आमतौर पर मालूम नहीं होता। एसिमेट्रिक कार्बन किसको कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन उसको कहते हैं कि जब कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच हो तो ऐसी कार्बन को एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बिल्कुल आपने जैसे कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर है वहां पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हम डी ग्लूकोज एग्जाम्पल ले लेंगे, वहां पर बताएंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी कार्बन है जो जिसको हम एसिमेट्रिक का नाम दे सकते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में दिखाया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और डायग्राम को ऊपर करें, हाँ जी। डी ग्लूकोज में अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कार्बन है जो कि और डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है। जाहिर बात है कार्बन नंबर 1 जो है ये तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहलाती। क्यों? मैंने कहा शर्त ये है कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद हों। यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑक्सीजन है, 7 हाइड्रोजन है और इसके नीचे बहुत सारे मालिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे 3 तो हैं लेकिन 4 नहीं है। और सबसे लास्ट जो कार्बन नंबर 6 है वो भी एसिमेट्रिक नहीं है। क्यों एसिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं। देखिए शर्त जो है वो 4 डिफरेंट की मैंने आपको बताई है। अगर 4 एटम मौजूद होंगे जिनमें दो भी सेम होंगे तो वो कार्बन कभी भी एसिमेट्रिक नहीं होगी। यहाँ पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ये 4 कार्बन ऐसी हैं जिनको हम एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये तो पता चल जाता है कि कार्बन याद कर लेते हैं कार्बन 2, 3, 4, 5 ये एसिमेट्रिक है। लेकिन हम इसको एसिमेट्रिक कैसे कहेंगे? जो कार्बन नंबर 2 है इसको हम कैसे बताएंगे? इसके साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है। तो लेफ्ट पे हाइड्रोजन, राइट पे हाइड्रोक्सल मौजूद है, ऊपर हमने कहा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और इसके नीचे ये जो कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 हमने इन सबको देखना होता है। ये जो नीचे की 4 है कार्बन मौजूद है उसके साथ कंपेयर करेंगे, इससे हमें पता चला कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। देखिए आप नीचे देख सकते हैं कार्बन 3, 4, 5, 6 ये एक चेन मौजूद है और इसके टॉप पे क्या मौजूद है? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, लेफ्ट पे हाइड्रोजन और राइट पे हाइड्रोक्सिल। इसको हमने नाम दिया एसिमेट्रिक कार्बन का। इसी तरीके से कार्बन नंबर 3 है, उसको आप देखेंगे लेफ्ट पे हाइड्रोक्सिल, राइट पे हाइड्रोजन मौजूद है और इसके ऊपर क्या है? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 मौजूद है, इसके नीचे कार्बन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, ये मौजूद है। तो इसको भी हम क्या नाम देते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन का। मतलब आपने, फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ एटम नहीं देखना, आपने ग्रुप ऑफ एटम भी, उसके नीचे चाहे जितनी भी लंबी चेन मौजूद है और ऊपर कोई भी चेन मौजूद है, आपने इसको आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 जो है, क्योंकि यहाँ पर एक एल्डो शुगर मौजूद है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये एल्डिहाइड ग्रुप नीचे कहीं पर भी मौजूद नहीं है। लिहाजा 2, 3, 4, 5 ये 4 की 4 जो कार्बन है हमारे पास, ये एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो कहलाती है। तो मजीद आगे की तरफ चलते हैं, वापस जाइए बाबर साहब। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है। जी मैंने आपको एल्डो शुगर का बताया, ठीक है, और डी ग्लूकोज का बताया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद था तो इसको हम आमतौर पर एल्डो शुगर का हम नाम देते हैं। आगे कीटो शुगर आएगी तो वो आपको दिखा देंगे कीटो शुगर कौन सी होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फिनोमिना है जिसको नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का। ये स्टीरियो आइसोमर्स से क्या मुराद है? अच्छा हाँ जी, ये एक बात ऊपर आपने मेंशन की है कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, आमतौर पे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके पास कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद नहीं है। तो वो आप डायग्राम में भी देख लेंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड में जिसके पास कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी आप मोनोसेक्राइड देख लेंगे,
सबके पास एट लीस्ट वन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होगी। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? ऐसे आइसोमर कहते हैं, कौन सी आइसोमर है? आइसोमर इन विच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न टू द एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, चेंज हो उनमें, तो वो दोनों आइसोमर जो है उनको हम नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की पोजीशन उसमें चेंज होगी। और मजीद हम ये देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या फार्मूला होगा हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं उनकी तादाद को जांचने के लिए। तो 2 की पावर n बताई हुई है। n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कि ग्लूकोज की आपको एग्जांपल दी थी, ग्लूकोज के अंदर में आपके पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो उसमें कितने उसके पॉसिबल होंगे यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4, इसके इक्वल होता है, ये 16 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी आपको दिखाए हुए हैं, ये तमाम की तमाम डी एल्डोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तमाम के तमाम आपको डी शुगर बताई हुई है। और इसी तरीके से इसकी एल शुगर भी अगर आप ड्रा कर देंगे तो टोटल आपके पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे? ये 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि किसी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अगर आपसे पूछा जाए उसके स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद कितनी होगी तो आपके पास फार्मूला होता है 2 की पावर 10। ओके होगी बात। फर्दर देखते हैं हमारे पास इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स क्या है? जो इनांशियोमर्स हैं इनको हम ये बताते हैं कि ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। कैसे? जैसे कि डी शुगर है, एल शुगर है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस कैसे? जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट है वो मिरर में आपको राइट दिखाई देता है, और जो आपका राइट है वो मिरर में आपको लेफ्ट दिखाई देता है। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर डी शुगर नाम किसको देते हैं? ऐसी अच्छा, डी शुगर और एल शुगर को जब हम कंपेयर करेंगे तो वैसे तो हमने बताया कि ये मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस से मुराद है कि जितनी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सल है, उनकी पोजीशन क्या हो जाती है एक मॉलिक्यूल में जो आपने शो की होती है, दूसरे मॉलिक्यूल में बिल्कुल अपोजिट शो करनी होती है। लेकिन टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं? आपने ये देखना है कि डी शुगर और एल शुगर में जो फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में से कौन सी होगी? अगर हम डी ग्लूकोज की बात करें तो इनमें जो कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, जो कार्बन नंबर 5 है वो हमने देखा कि वो एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, कार्बन नंबर 6 नहीं होगी, कार्बन नंबर 6 तो एसिमेट्रिक है ही नहीं। कार्बन नंबर 5 यानी कि फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, उस पर हमने देखना है हाइड्रोक्सल की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है, जैसा कि डी ग्लूकोज में राइट पे शो की हुई है, एल ग्लूकोज में लेफ्ट पे शो की हुई है, तो इसको हम आमतौर पे नाम देते हैं, ये क्या है? जिसे के इनांशियोमर्स हैं या मिरर इमेजेस हैं। और बाकी के जो जितने हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन भी आपने एक मॉलिक्यूल में जो शो की हुई होगी, दूसरे मॉलिक्यूल में एल शुगर में आपने क्या करनी है? बिल्कुल उसके अपोजिट शो करनी है। अच्छा, यहाँ पर मजीद ये भी बता दूं आपको कि नेचर में कौन सी शुगर मौजूद होती है। नेचर में आमतौर पे जो डी शुगर है वो आपकी नेचर में मौजूद होती है, एल शुगर नेचर में मौजूद नहीं होती, और इसको आप क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली तौर पर खुद तैयार करते हैं। इसमें एक मजीद ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो भी सिर्फ, या सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो भी किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? सिर्फ डी शुगर्स को। अगर आप कोई एल शुगर इनटेक करते हैं तो वो किसी तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, इसकी मिसाल दे देते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसे पेशेंट है जो डायबिटिक है, ठीक है, तो अब हमारे अपने भी कई दोस्त हैं, उनका बहुत दिल करता है कि वो क्या करें कि मीठा लाजमी तौर पे टेस्ट करें, तो उनको क्या दी जाती है? वो मेडिसिन या टेबलेट दी जाती है जिसको सुक्रालोज का आमतौर पे नाम देते हैं। बाकी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो तमाम की तमाम क्या है? एल शुगर्स हैं। और आप उसको टेस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा उनका टेस्ट उनके शुगर से भी ज्यादा स्वीट होता है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होंगे, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। खैर, आगे चलिए। हाँ जी, एक और आइसोमर्स है यहाँ पे, एपीमर्स। ये कौन से आइसोमर्स है? ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स
which have different arrangement of hydrogen and hydroxyl at only one asymmetric carbon, इसको हम नाम देते हैं एपिमर्स का। किसी एक एसिमेट्रिक कार्बन पर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में अगर आपको किसी एक एटम पर, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज दिखाई दे तो उसको हम नाम देते हैं दूसरे क्या कहलाते हैं एपिमर्स। दरमियान में आपको डी ग्लूकोज दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके लेफ्ट पे देखते हैं, लेफ्ट में है डी मैनोज। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर हम इसे कार्बन नंबर 3, 4, 5 ये इन कार्बन नंबर 3, 4, 5 इनको देखें, ये 100% सेम है, ठीक है। इन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन क्या है, 100% सेम है। लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है वहां पर जो पोजीशन हाइड्रोक्सिल की डी ग्लूकोज में दी हुई है राइट साइड पे, वो डी मैनोज में लेफ्ट साइड पे दिखाई हुई है, ठीक है। बाकी के सिमेट्रिक कार्बन एक जैसे हैं, सिर्फ कार्बन नंबर 2 ये एक ऐसा सिमेट्रिक कार्बन है जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में डिफरेंट है हाइड्रोक्सिल की पोजीशन, लिहाजा ये क्या कहलाते हैं एपिमर्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 वो क्या है, ग्लूकोज में मौजूद कार्बन नंबर 4 से डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज की हुई है, तो ये भी क्या कहलाता है, ग्लूकोज का एपिमर कहलाता है, ठीक है। मतलब बाकी के जितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे उस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन सेम होगी, सिर्फ एक एसिमेट्रिक पे जो डिफरेंट होती है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एपिमर्स कहलाते हैं। फर्दर आगे चलिएगा जी। एक और यहाँ पर आइसोमर्स हैं, इनको हम नाम देते हैं एनोमर्स का, ठीक है। ये एनोमर्स हमारे पास क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड that differ only in their configuration around about hemiacetal or hemiketal carbon is called anomers। ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट और ज्यादा डीप चला गया कि अब तक तो बात सिंपल हो रही थी, अब ये हेमीएसिटल और हेमिकीटल क्या है, ठीक है। चलिए आप इसको थोड़ा आसान सा इस कंसेप्ट को ऐसे समझ ले कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कार्बोनाइल कार्बन, अगर कार्बोनाइल कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, एनोमर्स का, ठीक है। आसान सा कंसेप्ट है, जो कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 थी, ठीक है, उसको हमने नाम दिया था कार्बोनाइल कार्बन का। तो वहां पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की, आपको ये भी बता दूं ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है, वहां पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज होगी तो उसको हम नाम देंगे किस चीज का, ये एनोमर। लेकिन आप मुझे ये कहेंगे कि ग्लूकोज में तो हाइड्रोक्सिल मौजूद ही नहीं है, वहां पे C डबल बॉन्ड O और H मौजूद है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो। तो इसलिए मैं इस कंसेप्ट को मजीद आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी रिंग फॉर्मेशन होगी, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन होगी तब भी आप हेमी एसिटल को या आप हेमिकीटल को आमतौर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल चेन स्ट्रक्चर है, जब वो रिंग की फॉर्मेशन होगी तो उस वक्त उसके अंदर क्या होगा, हेमिएसिटल की फॉर्मेशन होगी, और जब वही रिंग किसी और रिंग के साथ कंबाइन करेगा तो तब हम कहते हैं एसिटल या कीटल की फॉर्मेशन होती है। मजीद ये बताना चाहूंगा आसान अल्फाज में कि जब भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो रिंग बनाएगा तो तब आप उसके अंदर हेमिएसिटल या हेमिकीटल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर यही जो यूनिट है यही मोनोसेक्राइड इसमें चेंज होगा डाइसेक्राइड में, एक और हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड से कंबाइन करेगा, अब आप इसके अंदर एसिटल या कीटल की फॉर्मेशन देख सकते हैं। खैर यहाँ पर मजीद आपको क्वेश्चन से समझाया गया है कि एल्डिहाइड ग्रुप जब भी कंबाइन करते हैं अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ कंबाइन करते हैं तो ऐसे में हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब कीटोन कंबाइन करते हैं अल्कोहल के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हेमी कीटल की। बाबर साहब नीचे जाइएगा, एक डायग्राम है वहां पर मजीद आसान हो जाएगी बात। इससे नीचे नेक्स्ट जो डायग्राम दी हुई है वो दिखाना चाह रहा था। सर रुकें जरा, लोगों को ना स्लाइड्स मूव होती हुई नहीं नजर आ रही। एक मिनट, अब मैं ना कंफर्म कर लूं।
मुझे तो मूव होती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ना कहें कि आपको शुरू से पढ़ाना पड़ जाए। आप में से कोई कंफर्म कर दे, माइक अलाउ किए हुए हैं आई थिंक सबको, कोई बता दे। सर हमें स्लाइड शो हो रही हो रही थी बस, जी सर, हो बस रही ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बस किसी का इंडिविजुअल इशू होगा। अच्छा, चलें नेक्स्ट सर। पेज पे जाइए। नेक्स्ट पेज पे जाए। हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा पेज शो होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, आपको हेमी एसिटल की फॉर्मेशन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तो बात मजीद आपको ये बता दूं कि एल्डो शुगर और कीटो शुगर का आपको फर्क आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये एल्डो शुगर है डी ग्लूकोज, तो यहाँ पर आप हेमी एसिटल की फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिंग कैसे बनता है, और इसको आमतौर पे हम हार्वर्ड फार्मूले का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन नंबर 1 जो है वो कंबाइन करती है किसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन 6 जो है वो हम कहते हैं रिंग से बाहर दिखाई देगी। जो कार्बन नंबर 5 है उसमें हाइड्रोक्सल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ। तो ऐसे में यहाँ पर दो तरह के फार्मूले दिखाए हुए हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, तो ये फर्क भी आपको बता दूं। यही फर्क ही आपको पता चलेगा कि ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये दोनों दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। ठीक है। कैसे, जिस तरह जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर आपने कंपेयर करना है किसके साथ, कार्बन नंबर 6 के साथ, क्योंकि रिंग से बाहर है। अगर कार्बन नंबर 6 पे 6 और कार्बन नंबर 1 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसी शुगर को हम क्या नाम देते हैं, ये आपके पास अल्फा शुगर है, जैसा कि डायग्राम ए में दिखाई हुई है। और डायग्राम बी में देखते हैं, डायग्राम बी में देखेंगे हम, तो वहां पे कार्बन नंबर 6 और हाइड्रोक्सल ये सेम साइड पे हैं। ठीक है, सेम साइड पे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है। अल्फा और बीटा का फर्क आपको बता दिया कि आपने कंपेयर करना है कार्बन नंबर 6 के साथ। ठीक है। बाद लोग ऐसे याद रख लेते ऊपर नीचे का, ऐसे नहीं याद रखना आपने। अगर कार्बन नंबर 6 पे 6 और कार्बन नंबर 1 पे मौजूद हाइड्रोक्सल सेम साइड पर हैं, तो वो आपके पास बीटा होगा। अपोजिट साइड पे हैं तो वो आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि आपको हेमी एसिटल के बारे में बताएंगे। ठीक है। आपने देखा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जब वो कंबाइन कर रहा था किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो वहां पर आपको नेक्स्ट जो फार्मूला दिखाया हुआ था, तो उस फार्मूले को आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। हेमी एसिटल क्या होता है, आर सी ओ एच ओ आर। ठीक है, ये आपके पास हेमी एसिटल होता है। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस चीज को, अल्फा और बीटा आइसोमर्स को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। और सेम ही आपको बताया था कि एसिटल या कीटल वो वैसे आपका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है। जब भी ये मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी नतीजे में एसिटल या कीटल की फॉर्मेशन होती है। जी बाबर साहब, जो मेन कंसेप्ट था वो उनको बता दिया आज के टॉपिक का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हाँ, म्यूटा रोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि म्यूटा रोटेशन क्या है। तो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इंटर कन्वर्ट इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे जब हम कहते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो उस वक्त शुगर जो है वो स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। लेकिन जब भी ये एक्वस सोल्यूशन में होती हैं, कोई भी शुगर है, चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, तो उस वक्त वो ओपन चेन की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो रिंग की फॉर्म में होती है। और रिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो अल्फा है ये बीटा में कन्वर्ट होता है, बीटा अल्फा में कैसे कन्वर्ट होते हैं। देखिए, रिंग की फॉर्मेशन जहां पर होती है तो रिंग ओपन भी होता रहता है। ठीक है। रिंग की फॉर्मेशन होगी, रिंग ओपन होगा, दोबारा जब फॉर्मेशन होगी तो बाजू बात अल्फा बीटा में, और बीटा जो होता है वो अल्फा में कन्वर्ट होता रहता है। ये जो कन्वर्जन है अल्फा की बीटा में और बीटा शुगर की अल्फा में, इसको हम नाम देते हैं
म्यूटा रोटेशन का। अच्छा, आप ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐड किया था बाबर साहब? देख लें, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐड किया हुआ है? नहीं सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स का टॉपिक ऐड किया हुआ है? नो सर। नहीं किया। चलो ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं इनको बता देता हूँ, ये बाद में ना आपको नोट्स में भेज देंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखिए, अक्सर हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं कि ये यहाँ पर मैंने डी कैपिटल और एल कैपिटल शो किया हुआ है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया कि डी शुगर है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, जो मैंने आपको अब तक बताई हैं, ठीक है। डी शुगर्स जो कि मैंने आपको बताया नेचर में मौजूद हैं, और एल शुगर जो कि हम लैब में तैयार करते हैं, वहां पे हमने डी कैपिटल और एल कैपिटल जो है वो ड्रा किया हुआ है। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, शुगर का सोल्यूशन है आपके पास, आप उसमें से क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो पास करते हैं। वो पास करने पर अगर वो जो लाइट है राइट साइड पे यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, ये शुगर कौन सी होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर कहलाएगी। इसी तरीके से अगर लाइट सॉल्यूशन में पास होने पे वो लेफ्ट साइड पे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, लीवो रोटेटरी शुगर का नाम देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या, वो जो कैपिटल डी शुगर और कैपिटल एल शुगर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नेचर में जो शुगर मौजूद है उनको हम डी शुगर का नाम देते हैं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ ऐसी होंगी जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगी, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि लेफ्ट पे रोटेट करेगी। इसी एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पे हम ग्लूकोज की बात करते हैं, डी ग्लूकोज की, ठीक है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, राइट पे रोटेट करता है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरीके से अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं, डी फ्रक्टोज की, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, लेफ्ट पे रोटेट करता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, लीवो रोटेटरी। ये मैंने बाद में ऐड भी करवाया, एक और टॉपिक था कि जो सुक्रोज है हमारे पास, उसको हम इन्वर्ट शुगर का नाम क्यों देते हैं, ठीक है। तो इन्वर्ट शुगर का नाम इसलिए देते हैं, यहाँ पे जी दिखाया भी हुआ है आपको, इन्वर्ट शुगर, वहां पे इन्वर्ट शुगर, जी जी, ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की, मतलब सुक्रोज के वाले से मैंने आपको बताया सुक्रोज किस चीज से मिलकर बना हुआ है, डी ग्लूकोज और हमने कहा कि डी फ्रक्टोज, इनके आपस में मिलने से बनता है सुक्रोज। जो सुक्रोज है उसको हम इन्वर्ट शुगर का नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये एज इट इज इसी फॉर्म में है, मतलब सुक्रोज की फॉर्म में है, तो फिर ये क्या करता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, राइट पे रोटेट करता है। लेकिन हम इसको अगर इसके कंपोनेंट में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसे कंपोनेंट में, मिसाल के तौर पे डी शुगर और डी फ्रक्टोज में अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको पहले बताया कि फ्रक्टोज क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करता है। तो ओवरऑल जो इसका मिक्सचर होता है वो कैसा बन जाता है, वो लीवो रोटेटरी बन जाता है। इसीलिए हम इस शुगर को नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर का। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन्वर्ट शुगर कौन सी है, और हम उसे इन्वर्ट शुगर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि सुक्रोज खुद तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करता है, लेकिन अगर अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाए, जैसे कंपोनेंट क्या करते हैं, लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर का। जी वापस जाइए बाबर साहब, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। न्यूट्रिशन हो चुकी थी उसके बाद, हाँ रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है रिड्यूसिंग शुगर का। हमें कैसे अंदाजा होता है, हमने कैसे याद रखना है कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, इतना तो नाम से जाहिर हो गया कि ऐसी शुगर जो किसी भी सब्सटेंस की क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग कहलाती है। और अगर रिडक्शन नहीं करती तो फिर ये क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग कहलाती है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसी शुगर है या कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो कि अगर सोल्यूशन में मौजूद हो तो उसकी क्या कर देते हैं, जिस तरह बेनेडिक्ट सोल्यूशन हम टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट का हम टेस्ट करते हैं, तो वहां पे कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर को चेंज करने से कौन से कंपाउंड बनते हैं वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो खैर, हमने कैसे पता चलेगा कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रख लें कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, सारे मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर हैं। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, इस वजह से
कि उनकी जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोनाइल कार्बन है, वो किसी और सब यूनिट के साथ अटैच नहीं है, वो फ्री है। तो वो क्या कर सकती है, किसी भी सब्सटेंस की क्या कर सकती है, रिडक्शन कर सकती है। लिहाजा तमाम के तमाम मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डाइसेक्राइड की बात करें, डाइसेक्राइड में हमने सबने याद किया होता है कि माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है, लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ऐसा क्यों है बाबर साहब? देखिएगा आगे, अगर माल्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हो तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, माल्टोज या लैक्टोज का। जी जी ठीक है, ये लैक्टोज का ऊपर मौजूद है। हाँ जी, अब आप इसको देखेंगे लैक्टोज का, आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। जो कार्बन नंबर 1 ये यानी कि पहला इसका सब यूनिट है, इस पर जहां पर बीटा लिखा हुआ है, ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे सब यूनिट के साथ। लिहाजा यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है वो फ्री नहीं है, वो अटैच है किसके साथ, दूसरे सब यूनिट के साथ। लेकिन अगर हम दूसरा सब यूनिट देखें, वहां पे जो कार्बोनाइल कार्बन जिसे कार्बन नंबर 1 का नाम दिया है वो फ्री है। जब भी ये सोल्यूशन मौजूद होगा लैक्टोज का, तो ये जो इसका दूसरा सब यूनिट है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, पहला गैलेक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है इसका रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग ओपन हो जाएगा तो ये क्या कर देगी, वो जो आपने इसका टेस्ट करने जा रहे हैं बेनेटिक सोल्यूशन के साथ, तो इसकी क्या कर देगी, ये रिडक्शन कर देगी। लिहाजा लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। देखें फिर बता रहा हूँ, अगर दो सब यूनिट आपस में अटैच होकर डाइसेक्राइड बना रहे हैं, उन दोनों में से एक का भी आप कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन फ्री होगी, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगी। जो बात आ जाती है सुक्रोज की, उसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसमें दोनों यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की कार्बोनाइल कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर रही है। लिहाजा किसी भी की भी कार्बोनाइल कार्बन फ्री नहीं है। लिहाजा जो सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अच्छा, मजीद जो जितने पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड में आप देखेंगे कि जितने सब यूनिट होंगे सबकी जो कार्बोनाइल कार्बन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही होगी। लिहाजा जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं वो तमाम के तमाम जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। जी अच्छा, अब जो हम आमतौर पे टेस्ट करते हैं कापर के साथ, ठीक है, कापर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, तो वहां पे ये क्यूपरिक को क्यूप्रस में चेंज कर देते हैं। जो फर्दर क्यूप्रस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, उसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, हम आमतौर पर लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हम कहते हैं ये शुगर है। हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ इसे जो भी रिएक्ट करवाया तो ये देखा कि अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं क्यूपरिक क्यूपरिक से जब क्यूपरस में चेंज होती है, फिर हम ये बात करेंगे शुगर क्या है, वो आमतौर पे रिड्यूसिंग शुगर होती है। जी अच्छा, उसके बाद जब रिडक्शन हो जाती है शुगर की, किस में चेंज हो जाती है, एसिड बताए में 2 कार्बन 3 कार्बन या 6 कार्बन के एसिड जो है वो बन जाते हैं जब आप किसी भी सोल्यूशन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, या रिडक्शन के तौर पे रिएक्शन में आप उसको देखना चाह रहे होते हैं। हाँ जी नेक्स्ट। अच्छा, मजीद यहाँ पे टेबल भी बताया हुआ है कि रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर को कंपेयर किया हुआ है। फिर बताया हुआ है यहाँ पर रिड्यूसिंग में क्या होगी, फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन होगी, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में एल्डिहाइड या कीटोन जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो होंगे। और दूसरा क्या बताया है कि उधर हेमी एसिटल, रिड्यूसिंग शुगर में हेमी एसिटल और हेमी कीटल की फॉर्मेशन हो रही होती है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में हेमी एसिटल या हेमी कीटल की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। और रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, म्यूटर रोटेशन को शो करते हैं, और ये प्रोसेस जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो शो नहीं करती। जी फर्दर आगे देखिएगा। हाँ जी, ये मजीद आपको बताना चाह रहे हैं पॉलीसेकेराइड के हवाले से। पॉलीसेकेराइड में एक कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बता दें कि जो अमाइलोज है वो हम कहते हैं स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच होती है। उसके अलावा हमें ये तो पता है ग्लूकोज के रेजिड्यूज, ये देखें ग्लूकोज के बहुत सारे रेजिड्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं, अमाइलोज बना रहे हैं। यहाँ पे लिंकेज आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, आपसे लिंकेज पूछ ली जाती है, डाइसेक्राइड में आपसे लिंकेज पूछ ली जाती है, पॉलीसेकेराइड में आपसे लिंकेज पूछ ली जाती है कि लिंकेज यहाँ पर कौन सी है। लिंकेज से मुराद क्या है, लिंकेज से मुराद यही है कि एक मोनोमर का कौन सा कार्बन जो है, कौन सा कार्बन नंबर जो है
वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच है। तो यहाँ पर अमाइलोज में देख सकते हैं कि पहले का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में अटैच है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का कार्बन नंबर 1 और तीसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऐसी लिंकेज को हम नाम देते हैं 1,4 लिंकेज का। आप समझ रहे होंगे कि जितने पॉलीसेकेराइड है, जितने डाइसेकेराइड है, सब में 1,4 लिंकेज होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि आप डाइसेकेराइड में ऑब्जर्व कीजिएगा, खास तौर पे किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, वहां पर आपको 1,2 की लिंकेज मिलेगी, जबकि माल्टोज के अंदर 1,4 की, लैक्टोज के अंदर आपको 1,4 की लिंकेज मिलेगी। खैर, मजीद जो आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर 1,4 लिंकेज मौजूद है, लेकिन जहाँ पर ब्रांच आ जाती है, देखिए अमाइलोज तो अनब्रांच है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है उसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं। जहाँ पर ब्रांच होती है वहां पे कौन सी लिंकेज होती है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जहाँ पर ब्रांच होती है वहां पर लिंकेज 1,6 होती है, मतलब ऊपर वाला जो मोनोमर है उसमें कार्बन नंबर 1 और जो बॉटम पे मौजूद है मोनोमर उसमें कार्बन नंबर 6। ये क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जहाँ ब्रांच आती है वहां पे लिंकेज कौन सी होती है, वो 1,6 लिंकेज जो है वो मौजूद होती है। चाहे अमाइलोपेक्टिन है, चाहे ग्लाइकोजन है, ब्रांच के अंदर 1,6, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेट चेन में चल रहे हैं वहां पर 1,4 लिंकेज जो है इनके अंदर मौजूद होती है। जी, एक और चीज बताना चाह रहा था आपको मजीद कि अगर बाजू का आपसे पूछ लिया जाता है कि सेलुलोज के अंदर कौन सी लिंकेज है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि ये अल्फा है या बीटा। जो आपके पास अमाइलोज है, ठीक है, या अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, वहां पर अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। लेकिन जो सेलुलोज है उसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है। बीटा 1,4 लिंकेज की वजह से उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम कहते हैं तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, वो हेलिकल नहीं होता। ठीक है, जो सेलुलोज है उसका स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होता। जब हेलिकल नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, तो उसके अंदर जब आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आयोडाइड आयन जो है ना, I3 या I5, वो उसके अंदर इनकारपोरेट नहीं हो पाते। जब इनकारपोरेट नहीं हो पाते तो हम कहते हैं कि जो सेलुलोज होती है वो कोई कलर नहीं देती। जबकि अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, ये कैसा बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन जो है वो इनकारपोरेट होती है, लिहाजा वो क्या कलर कलर दे रहे होते हैं, ब्लू कलर दे रहे होते हैं, या डार्क ब्लू जिसे आप रेड कलर बोल रहे होते हैं, तो वो कलर देते हैं आयोडीन के साथ। ये टेस्ट भी किया जाता है इसका, सेलुलोज का, ग्लाइकोजन का या अमाइलोज का। जी आगे चलिएगा। जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लिवोफ्रेटरी का, डेक्स्ट्रोफ्रेटरी का ये कंसेप्ट आपको दे दिया है। नेक्स्ट आप आगे बाबर साहब, मजीद आगे चलिए। रेसमिक मिक्सचर अगर हम कहते हैं डी और एल जो है वो हम कहते हैं इक्वल क्वांटिटी में हो, तो अब आप उसे क्या नाम देते हैं, रेसमिक मिक्सचर का नाम देते हैं कि वो प्लेन पोलराइज, वो ना लेफ्ट पे रोटेट करेंगे ना राइट पे, ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं रेसमिक मिक्सचर का। जी नेक्स्ट। इनवर्ट शुगर का आपको बता दिया। ठीक है, और सुक्रालोज का भी मैंने आपको बता दिया है। सुक्रालोज आर्टिफिशियल स्वीटनर है, डायबिटिक लोग इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने इससे पहले होमोपोलिसेक्राइड का बताया था, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन का। एक और है हमारे पास, हेट्रोपोलिसेक्राइड है। हेट्रोपोलिसेक्राइड में हाइलुरोनिक एसिड जो है उसकी आमतौर पर मैं बात करता हूँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जॉइंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद एक और इंजाइम है हाइलुरोनिडेज जो है, उसके बारे में भी आप इसको देखिएगा कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड कहाँ पर मौजूद होता है। हाइलुरोनिडेज आमतौर पे ये वो एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाता है। देखिए, आमतौर पे जब स्पर्म जाएगा, एग को फर्टिलाइज करता है, तो ऐसी सूरत में जो एग है उसके गिर्द क्या मौजूद होते हैं, कुछ और केमिकल कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, ये जो है उस हाइलुरोनिक एसिड को जो कि ओवम के गिर्द मौजूद होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसी तरीके से हाइलुरोनिक एसिड का बताया हुआ जॉइंट्स के अंदर भी आमतौर पे मौजूद होता है, और ये हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, एक लुब्रिकेंट या शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे भी यूज होता है। तो हाइड्रोपोलिसैकेराइड में आमतौर पे हाइलुरोनिक एसिड जो है इसके बारे में आमतौर पे हम बात करते हैं। जी बाबर साहब, दी एंड हो गया, ये मजीद आगे कुछ है?
अच्छा ठीक है जी 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 बाबर साहब हाँ बाबर साहब मुझे कह रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है एक दिन में पढ़ा लीजिएगा। अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है और इसमें पूरे 50 मिनट्स जो है वो लग चुके हैं। ठीक है हाँ आप में से मजीद आप लोग का कोई क्वेश्चन। एक बात ये आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो कि पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ठीक है उनको बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से टफ भी लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप किसी और को समझाएंगे तो आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा। और मजीद एफएससी को भी कवर किया है, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कोशिश करें एफएससी लेवल पे जितना कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है उसको अच्छे से याद कर ले। मजीद कोई बात होगी तो आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जी जी सर क्वेश्चन है, फौजी अहमद ने हैंड रेज किया हुआ है। जी आप पूछें क्वेश्चन। रोटेशन का बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर म्यूटर रोटेशन का बता दें। हाँ जी म्यूटर रोटेशन का मैंने आपको ये बताया है कि जब भी अल्फा ठीक है अल्फा शुगर जो है वो चेंज हो जाती है बीटा के अंदर और बीटा का चेंज होना अल्फा के अंदर, इसको हम नाम देते हैं म्यूटर रोटेशन का। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी अगर आप इवन के ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है ग्लूकोज का सोल्यूशन है उसमें ऐसा नहीं होगा कि जितने 100% मालिक्यूल है वो सारे के सारे जो है अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म, ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ परसेंटेज जो है उसकी अल्फा की फॉर्म में होगी, कुछ जो है वो बीटा की फॉर्म में होगी। अल्फा का बीटा में चेंज होना सोल्यूशन के अंदर और बीटा का अल्फा में चेंज होना ठीक है, इन दोनों एनोमर्स का अल्फा का बीटा में बीटा का अल्फा में चेंज होना, इसको हम नाम देते हैं म्यूटर रोटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बुशरा अमान जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है बात। सर मैंने पूछना था कि लास्ट टाइम ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट्स में सक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड के तौर पर होता है ना, तो इसका रीजन बता दें। देखिए मैंने आपको बताया नॉन रिड्यूसिंग है, स्टेबल कंपाउंड है ठीक है। आपने ये देखा कि बाकी जब माल्टोज की बात करते हैं इवन के लैक्टोज की या ग्लूकोज की बात करते हैं उनके रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें आपने देखा दोनों कार्बोनाइल कार्बन जो है वो आपस में अटैच हुए हुए हैं, रिंग ओपन होने के चांसेस नहीं होते। लिहाजा ये आप कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड में और मोनोसेक्राइड की निस्बत मोस्ट स्टेबल जो है वो यही आपके पास सुक्रोज होती है। जी सर ओके ओके थैंक यू। जी और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रैगम साहब आई थिंक अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ना होने की वजूहात हो अब फिर सकती हैं, या बिल्कुल समझ नहीं आई या बहुत अच्छे से ये समझ आ गई है। ये सारा था, मैं यही बात करने वाला था। अच्छा तो देखिए आप, हाँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, आप इनको ना ये सारे नोट्स आप इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा ठीक है। फिर ये मुझसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछते रहेंगे ठीक है। तो आप ये तमाम नोट्स जो है काइंडली इनको लाजमी तौर पर प्रोवाइड कर दीजिएगा। जी बस अभी क्लास एंड करके मैं ये नोट्स सेंड करने लगा हूँ ग्रुप में। ठीक है और इनके स्ट्रक्चर भी, खास तौर पे आप लोग स्ट्रक्चर की बहुत प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप लोग को फिर बता दूं कि आप लोग मेजोरिटी जितने लोग हैं यहाँ पर सब ने बीएस या एमएससी कर चुके हैं। मेरे पास इवन के जो स्टूडेंट बीएस में 3rd सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर में, यकीन जानिए सबको स्ट्रक्चर आते हैं और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आते हैं। तो आप इन स्ट्रक्चर को आप कोशिश कर लें निंजर की बुक से पढ़ें ठीक है। और वहां पर बहुत अच्छे से जिसे कहते हैं डिस्क्राइब किए हुए स्ट्रक्चर, तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाएंगे। एक बार आपने तैयार करके किसी एक को या दो को या चार को आपने पढ़ा दिया फिर आपको ये फॉरएवर जो है वो याद रहेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड करते हैं। अगर है तो पूछ सकते हैं कोई। सर मैं पूछना चाह रही थी कि हमें काइंडली बुक का भी बता दें, हम ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करें। हाँ जी मैं ये आपको बुक ना ये आपको ना book है वो रिकमेंड कर देता हूँ। वैसे तो बाबर साहब भी रिकमेंड करते हैं। देखिए मैं आपको ना
अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार करना चाह रहे हैं, बेसिक लेवल से, मेरे पास तो काफी सारी बुक्स पड़ी हैं। आप जो एफएससी की फेडरल बोर्ड की बुक है, ठीक है, फेडरल बोर्ड वाली, अगर आप वहां से इन टॉपिक्स को, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेंगे तो यकीन जाने किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप लाजमी तौर पर आप उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मजीद बुक आ जाती है मेरे पास, यहाँ पर सत्यानारायण भी मौजूद है, इसके बाद जेएल जैन भी मौजूद है और लेनिंजर भी मौजूद है, ठीक है। तो आप अगर बेसिक लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आप एफएससी की बुक पढ़ें। उसके बाद देखिए, मैंने खुद बताया कि मेरे पास यहाँ पर बीएस के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यकीन जाने वो लेनिंजर पढ़ते हैं, मेरे से बुक लेते हैं, कॉपी करवा लेते हैं, और अक्सर ने लेनिंजर पढ़ी हुई है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये सत्यानारायण जो है उससे भी क्या किया हुआ है, टॉपिक्स को किया हुआ है। लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री जो मजीद अगर आप कोई अगर अच्छे लेवल में पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि जेएल जैन इंडियन बुक है, इससे आप लाजमी पढ़ें। इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बयान किए हुए हैं कि शायद आपको कहीं और से इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे। बुशरा मान कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लें। ये मेरे ख्याल में उनका पहले का हैंड रेज है, उन्होंने डाउन नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। सत्यानारायण बुक मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, जो जी, लोग देखना जेल चाहें वो जैन है देख अगर सकते हैं। आपके पास, बाबर साहब जेल जैन हो अगर आपके पास तो वो भी आप कोशिश करें कि लाजमी तौर पर मैं शेयर करूं। जी जी, मैं देखता हूँ उसको भी। एंड पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अगर पे नहीं किया होगा तो वो काइंडली लाजमी तौर पर पे करें, ठीक है, क्योंकि ये खास तौर पे मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बाबर साहब इंतहाई बिजी होते हैं। मैं बार बार उनको डाटा सेंड कर रहा होता हूँ कि आप ये वाला ऐड कर दें, ये वाला रिमूव कर दें, तो वो उनके बड़े मसाइल होते हैं, उसके बावजूद वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कुछ मेंबर्स को हमने ऐड कर दिया था, उन्होंने कहा था हम बाद में पे कर देंगे, तो इस चीज़ की कोशिश किया करें पे उससे आप जिसे कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका भी आपको एहसास होगा, और आप लाजमी क्लास भी लेंगे और आप पढ़ेंगे लाजमी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। क्लास यही एंड करते हैं आज की। बहुत शुक्रिया आप ठीक सबका। ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके।